हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज ब्यूरो। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और तकरीबन 20 साल बाद अफगानिस्तान फिर से तालिबान के हाथों में। तालिबान की काबुल पर कब्जे ने पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है उसे शशदर कर दिया। यानी कि शौक में पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हुई कि किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। और इस वक्त क्या कुछ जो अफगानिस्तान के हालात है पूरी दुनिया उससे वाकिफ है। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक खास मेहमान हमें इस वक्त नाजरीन ज्वाइन करें। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतेज दुहा साहब, जो कि दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में जनरल साहब, उन्होंने वो कॉर्प्स कमांडर थे कश्मीर में और रिटायर हुए हैं एज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। सबसे पहले हम सर आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू इमरान फॉर इनवाइटिंग। जनरल साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ अमेरिका सुपर पावर, नेटो की 28 कंट्रीज, दुनिया की सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो अफगानिस्तान में, और अंदाजे से पहले ही सब कुछ हो गया जो शायद सोचा भी नहीं था। जनरल साहब, क्या लगता है आपको इतनी जल्दी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से अमेरिका ने ये अनाउंस किया था कि अमेरिकी आर्मी वहां से विड्रॉ करेगी एक टाइम टेबल के तहत, तब से तालिबान ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी थी। और खास तौर से पिछले 2-3 महीनों में तो तालिबान ने कई जगहों पर हावी हो गई थी और कई प्रोविंस और कई शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, आउटर बाहर के एरिया में। ये तो सरप्राइजिंग नहीं है कि तालिबान अमेरिका की आर्मी और बाकी जितने देशों की जो आर्मी के टुकड़ियां थी वो सब उनके जाने के बाद तालिबान कंट्रोल कर लेगी, ये तो सरप्राइजिंग नहीं था। अगर कुछ सरप्राइजिंग था तो वो ये था जिस स्पीड से ये हुआ कि ये बिल्कुल 3 दिन के अंदर सब मसला खत्म हो जाएगा, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इसीलिए सारी नेशनैलिटीज के लोग जो जिनके भी वहां पे बाशिंदे थे, चाहे वो एम्बेसी में हो या प्राइवेट सर्विस में हो, अभी अपना इवैक्यूएशन प्लान भी नहीं कर पाए थे, जिससे पहले कि तालिबान ने एक किस्म से टेक ओवर कर लिया। तो वो सरप्राइजिंग है। अब ये आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्यों ऐसा हुआ है, या ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे बहुत चर्चा की जा सकती है। इतनी डिटेल में ना भी जाते हुए मोटी बात यह है कि अफगानिस्तान एक अलग प्रकार की वहां की सोसाइटी है, वहां का रहन सहन, कल्चर अलग है। किससे अलग है? वेस्टर्न कंट्रीज से अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज का एक अपना तरीका है बिजनेस करने का, सरकार चलाने का, मिलिट्री चलाने का, और ईस्टर्न यानी कि एशियन कंट्रीज में अलग होता है। उसमें भी अफगानिस्तान में कुछ ट्राइबल लॉयल्टीज हैं, कुछ इनकी अपनी रीजनल डायनेमिक्स हैं कि अगर पश्तून हैं तो हजारा हैं और उज़्बेक हैं और ताजिक हैं। तो उन सब को शायद उनका समन्वय ठीक तरीके से नहीं हुआ, यानी कि उनके ऊपर हमने एक वेस्टर्न स्ट्रक्चर डाल दिया, जिससे कि हम शायद उम्मीद करते थे कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि यानी कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो वहां पे थी वो शायद उनकी वजह से, उनके जानिब से, हम इसलिए कि मतलब हम लोग वही खबरें पढ़ते हैं, हम उसके बारे में पिछले 2 डिकेड से हम सुनते आ रहे हैं। उसके पहले जब 70s में हुआ था तब हम जब रशियन फोर्सेस आई थी तब हम उनके बारे में पढ़ते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक किस्म से एक उम्मीद थी कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था कि ये इनकी अपनी लेयर्स और अपने स्ट्रक्चर्स हैं। हालांकि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सब इत्तेफाक नहीं रखते,
जैसे जो जो पिछले दफा हुआ था, कम से कम अभी देखना बाकी है कि औरतों को क्या दर्जा दिया गया या उन पे क्या जुल्म हुए, ऐसे और कुछ पिछड़े वर्ग पे क्या जुल्म हुए, तो वो चीजें अभी देखना बाकी हैं। तो उन सबको हालांकि 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 जनरल साहब, उस पर जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अफगान के जो लोग हैं उन्होंने दी है, उस हवाले से उन्होंने क्लियर कहा है कि जो खवातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको राइट्स दिए जाएंगे। यकीनन पहली जो स्टेटमेंट्स निकल के उभर के आई हैं, मैं स्टेटमेंट्स कहूंगा, जो स्टेटमेंट्स तालिबान से उभर के आई हैं, वो इस चीज को दर्शाती है कि ये तालिबान उस तालिबान से जो 20 साल पहले यहां से पावर में थी, उससे अलग है। ये स्टेटमेंट ये कहती हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एमनेस्टी देते हैं। अप्रोच में फर्क है या नहीं वो देखना बाकी है। स्टेटमेंट हार्टनिंग है, यानी कि स्टेटमेंट तो इनकरेजिंग है, क्योंकि कुछ एक रिपोर्टें ऐसी भी आ रही हैं कि एक तरफ ये कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जुल्म भी हो रहे हैं बाहर के इलाकों में। क्योंकि अभी देखिए, फ्रैंकली ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, ज्यादा फोकस काबुल पे है या कुछ एक दो शहरों पर है। बाकी रिमोट एरियाज में, गांव दराज में क्या हो रहा है, इतना उसके ऊपर इतनी चर्चा और इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है दुनिया में, तो देखना बाकी है। इस वक्त आप समझते हैं कि जो अमेरिका की जो हेजेमनी थी वो अब कहीं ना कहीं अब खत्म हो रही है। जो हालात अफगानिस्तान में बने कि रातों रात उनको वहां से, हम कहें कि इवैक्यूएट होना पड़ा, तालिबान ने 3 दिन में कब्जा कर लिया, जो शायद हमने सोचा भी नहीं था। आप कैसे समझते हैं, क्या वाकई वो अमेरिका की जो हेजेमनी थी दुनिया पर वो अब खत्म हो रही है? देखिए मेरी समझ से इस एक इंसिडेंट, इस एक देश में जो हुआ, इससे ये कह देना कि अमेरिका की हेजेमनी है या अमेरिका अगर नंबर 1 है कि नहीं है, ये खत्म हो जाएगी एक कदम में, ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी। क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत बड़ी दुनिया है, और कुछ एक और डायमेंशंस हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक अगर वेस्ट एशिया में या अफगानिस्तान में या अगर यहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और दूसरा क्या यही आने वाले समय में, आने वाले वक्त में क्या यही एक चीजें रह जाएंगी कि एक कंट्री पे, एक इलाके पर कंट्रोल करना? आज के तारीख में हम देख रहे हैं समुद्र में बहुत कुछ हो रहा है, मैरीटाइम डायमेंशन में जो हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साइबर और स्पेस में हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीजों में अमेरिका और कुछ एक देश आगे हैं। तो मेरी समझ से इससे एक वो कंक्लूजन या एनालिसिस निकाल लेना तो शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर उभर के सामने आता है कि बावजूद इसके, मैं आपके क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेज करता हूं, आपके स्टेटमेंट को, बावजूद इसके कि अमेरिका के पास और बाकी जो ताकतें साथ में थी, उनके पास इतना ज्यादा टेक्निकल नो हाउ, अच्छे एडवांस प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, एयरफोर्स, मिसाइल, सब कुछ, उसके बावजूद ये फाइटर्स छोटी राइफल्स लेकर के, इनके पास कोई बहुत बड़ा असला भी नहीं है, और उसके इन्होंने उनको एक किस्म से उनको उनसे एक किस्म से शिकस्त लेनी पड़ी। तो वो एक पहलू उभर के आता है जिससे कि हम भी कुछ सीख ले सकते हैं। जनरल साहब, आप जानते हैं कि भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में। आप कैसे समझते कि अब चूंकि वहां पर तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है, तालिबान ने कंट्रोल वहां पे किया है, टेक ओवर किया है, भारत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए अब अफगानिस्तान में? हालांकि अभी तक हम देख रहे हैं कि भारत काफी परेशान दिख रहा है जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं चाइना, रशिया, उनके कुछ और, उनका जो नेचर है, उनका अप्रोच जो है तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से, वो कुछ मुख्तलिफ है। देखिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा और अफगानिस्तान के लोगों का सदियों से चला आ रहा एक लिंक और एक रिलेशनशिप है आपस में। हमने तालिबान के लिए या नॉर्दर्न अलायंस के लिए या अमेरिका की सरकार के लिए नहीं वहां पे, या मतलब सॉरी, जो अफगानिस्तान की जो सरकार थी उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अगर हमने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, अगर हमने वहां पे कोई सड़कें और वो एक डैम बनाया है, और कुछ वहां पे जो जितनी भी हमने हेल्प की है,
वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक भारत की तरफ से एक असिस्टेंस है। और मैं नहीं समझता कि हम उस असिस्टेंस को हम ये कहते हैं कि अच्छा हमने आपके लिए ये किया, अब हमारे को आप वो दें। ये हमारा एक बिजनेस वाला नहीं, लेकिन हमारा एक कल्चरल टाइज है। और चाहे कोई भी सरकार आए, अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में भारत की एक जगह रहेगी, और भारत में भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक खास जगह रहेगी जो सदियों पुरानी चली आ रही है। और यही चीज आप देख रहे हैं, हमने वीसा के लिए भी कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी है, कुछ है, इमरजेंसी वीजाज दिए जा रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है। भारत अब आगे हमें क्या करना चाहिए, आपका सवाल था। मेरी समझ से अभी बहुत जल्दी है, यानी अभी हमें नहीं पता कि उनकी सरकार, तालिबान कह रही है तालिबान कंट्रोल में है, उधर कुछ बातचीत चल रही है, जो पुराने लीडरान हैं, मिस्टर करजाई हैं, और इनकी आपस में भी बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ जो अभी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये नॉर्दर्न अलायंस और कुछ पंचशेरी उधर अलग से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अशरफ गानी ने वहां से स्टेटमेंट दिया कि मैं भी बातचीत कर रहा हूं, मैं भी वापस आने की बातचीत कर रहा हूं, मैं तो ब्लडशेड को बचाने के लिए गया था। तो कहने का मतलब ये, और भी शायद कुछ एक तत्व होंगे। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। आई डोंट थिंक हमारे को वी शुड बी इन अ हरी। अभी टाइम है कि सोचने का, और वेट एंड वॉच, एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस चाहिए। हाँ, एक चीज और कहूंगा कि हमारे लिए एक कंसर्न जरूर है। हमारे लिए कंसर्न है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट तालिबान के साथ हमेशा रही है, और उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है उसकी हम जरूर चर्चा कर सकते हैं। दुआ साहब, कल ही हमने देखा कि जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बयान दिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो अफगानिस्तान पर जोर डालने के बजाय इसकी हेल्प करे, इनकी मदद करे। और इसके अलावा रशिया ने भी कहा है कि वो उनकी जो एम्बेसी है, वो अफगानिस्तान से उनका निकालने का कोई इरादा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो चाइना और रशिया का जो ये अप्रोच है, इससे जियो पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, सीधी बात है, मोटी बात तो यह है कि चाइना और रशिया वो करेंगे जो कि अमेरिका को अपोज करते हैं, तो उनकी पॉलिसी तो उसके बरखिलाफ रहेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज करो, इन पे करेक्शन, इनके ऊपर प्रेशर मत डालो, इनको सपोर्ट करो। भारत, जैसे मैंने कहा पहले भी, हम तो सपोर्ट ही करते हैं अफगानिस्तान के लोगों को, लेकिन क्या हम ऐसी सरकार को सपोर्ट करना चाहेंगे जो कि टेरर ग्रुप्स को बढ़ावा देती है? वो हमें देखना पड़ेगा। अगर चाहे वो सरकार आ जाए और सरकार कहे कि हम नहीं ख्वातीन पे कोई जुल्म ढाएंगे और ये शरिया के दायरे में रह करके काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह भी करने लग जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो टेरर ग्रुप्स को, जिनसे इन्होंने काफी कोऑपरेट करा है पिछले सालों में, और उसमें हमारे को भी, भारत के ऊपर भी आतंकवाद का साया आया है उस तरफ से, तो क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी थोड़ा जल्दी है एक स्टैंड लेने में और एक स्टेटमेंट देने में कि हमें क्या करना चाहिए। और रही बात चाइना की स्टेटमेंट, रशिया की स्टेटमेंट, वो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, या उनका अपना रुझान है, या उनका रवैया है, तो उसमें हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें वो करना है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और ये हमें विदाउट फियर और फेवर ये देख के करना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है। जनरल साहब, जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने टेक ओवर किया है, जब से अफगानिस्तान को, स्टेटमेंट से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, उनके ट्वीट से, जो रहनुमा है, उससे पता चलता है कि अब उनके जो अप्रोच में, उनकी पॉलिसी में थोड़ी सी वो बिल्कुल डिफरेंट एज कंपेयर टू जो 2001 या उससे पहले से हम देखते थे। अब वो तालिबान नजर नहीं आता है। क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली जो इंडिया है, उनको तालिबान की, या ये जो इस वक्त हुकूमत साजी है जो तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत करने जा रहा है, इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके तालिबान की जो हुकूमत है इसको रिकॉग्नाइज करें? क्या समझते हैं आप, करनी चाहिए इंडिया को इसको, तालिबान को रिकॉग्नाइज?
तो देखिए, इसमें 2 या 3 अलग-अलग पहलू हैं। हम्म, तालिबान अभी कैसे उभर के सामने आ रहा है, सबको जैसे आपने कहा देखने सुनने में लग रहा है कि ये पहले से अलग है। बिल्कुल। कहना एक बात है और करना अलग चीज है, तो अभी देखना हम्म, बाकी है कि क्या वो सच में ऐसे करेंगे। तो जो पहला पहलू है वो डोमेस्टिक है, उनके अंदर अपनी हम्म, पॉपुलेशन के लिए। हम मुझे खुशी है कि अगर उनकी पॉपुलेशन पे कोई जुल्म ना हो, उधर ख्वातीन ठीक से काम कर सकें, तो ठीक से रह सकें, तो वो एक खुशी की बात है वहां के लोगों के लिए। दूसरा कि उनकी डीलिंग इंटरनेशनल दायरे में कैसी होंगी, यानी कि दूसरे देशों के साथ उस सरकार की जो भी सरकार आएगी उस सरकार की डीलिंग्स कैसी होंगी। क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर्ड गवर्नमेंट की तरह डीलिंग कर सकते हैं, और हम्म, वो बाकी गवर्नमेंट्स जो हैं, बाकी कंट्रीज जो हैं, वो इनको सपोर्ट या एड या ऐसे उनसे डीलिंग, पॉजिटिव डीलिंग तभी रखेंगे जब उनके उनके नजरिए से ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, और वहां हम्म, पे कोई विमेन के ऊपर एक्सेसेस ना हो। ये एक बेसिक पैरामीटर्स पे अगर खड़े उतरेंगे तभी उनके साथ वो डीलिंग्स करेंगे। और तीसरा पहलू हम्म, ये है, टेरर ग्रुप्स को वो शय ना दें, क्योंकि अगर ये अपने लोगों पे जुल्म ना ढाएं, ठीक से सरकार चला लें, लेकिन टेरर ग्रुप्स को जिनके जानिब से ये लोग काफी पहले लड़ाइयां लड़ते रहे हैं, और अगर उन टेरर ग्रुप्स को ये सपोर्ट करते हैं और वहां से टेरर एक्सपोर्ट होने लग जाता है, तो फिर तो वो पूरा पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये 2-3 जी। पहलू अभी देखना बाकी है। जनरल साहब, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं आपके अफगानिस्तान पर तालिबान का टेक ओवर, क्या भारत की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई चैलेंज समझते हैं आप? अगर है तो किस तरीके का है, थोड़ा सा उस पर बताइए। यकीनन हमारे लिए ये एक बहुत संजीदा विषय है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं आज से 2 दशक पहले जब ऐसा ही हालात हुए थे, तो हमारे ऊपर कितना वहां से टेरर ग्रुप्स का जिनके ऊपर जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके और वहां कैंप से आते थे, वो हमारे यहाँ फिजिकली हमारे इधर टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया और हमारे साथ इनकाउंटर हुए। हमारे जैसे लोग अपने जूनियर रैंक्स में हमने ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। तो हमारे लिए ये खतरा हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये खतरा हम्म, दोबारा से हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि आईएसआई और तालिबान के जो तालमेल है और इनकी जो आपस में कोऑपरेशन रही है, दूसरे जो टेरर ग्रुप्स हैं, लश्कर तैयबा है, जेईएम है, और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ इनका समन्वय और तालमेल रहा है, तो वो हमारे लिए खतरा बना रहेगा। इसमें 2 अलग-अलग पहलू हैं। पहला हम्म, कि अगर क्या वहां से टेररिस्ट वहां का टेररिस्ट हम्म, अगर मान लीजिए वहां वहां का टेररिस्ट क्या खुद फिजिकली आके इन्फिल्ट्रेट करता है एलओसी के पार और यहाँ पे अंदर आता है, वो आज के हालात जो हैं, हम अब 1991 या 1992 के एलओसी या हमारी जो हालात हैं, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो हमारा अब वैसे नहीं रहा। अब वो हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं, हमारी एलसी फेंस है, हमारी राष्ट्रीय राइफल्स रेज हो गई हैं, हमारी फौज का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन एंड काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट और स्ट्रांग हो गया बनिस्बत आज से 30 साल पहले। तो वो अपने में एक पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ एक खतरा और बनता है, वो ये कि न सिर्फ इंडिया में और जगहों पे भी, शामिल पाकिस्तान में भी जो टेरर ग्रुप्स हैं, चाहे हम्म, पाकिस्तान का चाहे टीटीपी हो, टीएलपी हो, जो टेरर ग्रुप्स हैं, हम्म, वो टेरर ग्रुप्स को एक थोड़ी इंकरेजमेंट सी मिलती है। यही चीज हमारे टेरर ग्रुप्स में भी हो सकती है, एक इंकरेजमेंट मिलती है कि देखो एक तालिबान इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अमेरिका को खदेड़ दिया और अब कंट्री का कंट्रोल कर लिया है, सरकार बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बढ़ावा, एक हौसला इनके दिमाग में आ सकता है। ये
ये इसलिए हमारे को बहुत वॉच करने की जरूरत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखने की जरूरत है कि इससे हमारे यंगस्टर्स ना बिगड़े, हम अपने नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखें और एक किस्म से वी नीड टू ऑब्जर्व दिस वेरी वेरी केयरफुली। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस है? पुलवामा अटैक के बाद तो आप जानते हैं कि हालात किस तरह की रिलेशंस रहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अब जो कि एक नया दौर शुरू हुआ है जनूबी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो तालिबान के टेक ओवर से आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को कैसे देखते हैं? क्या इसमें और ये जो रिलेशंस है उसमें बॉन्डिंग देखने को मिलेगी पॉजिटिवली, या आप इसको देख रहे हैं कि कुछ और हालात हमें देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर? देखिए इमरान, जब आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन हुई थी 2 साल पहले, तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट ऑफ कर दिए, हमारी ट्रेड बंद कर दी और जो भी एक्शंस लिए गए हैं, तो अभी हमारे जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो बहुत लोअर लेवल पर है, ना के बराबर है, बेयर मिनिमम है। तो हम तो वैसे ही कहते हैं कि आप जब तक आप टेरर को बढ़ावा देंगे, जब तक बढ़ावा देना नहीं बंद करते हम टॉक्स नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं जब तक आप कश्मीर का 370 नहीं बहाल करते तो हम बातचीत नहीं करेंगे। तो हमारा तो एक डेडलॉक चल ही रहा था। उसके ऊपर अगर ये सिचुएशन आ गई है, और जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक खतरा टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि तालिबान पावर में आ गई है, और उसमें बीच में आईएसआई आती है, वो इन्वॉल्व होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो रिलेशंस तो जाहिर है कि और ही खराब होंगे। तो जो हमारे आपस के हालात वैसे थे, वो भी एक डेडलॉक से में ही थे, और इसके आने से सिचुएशन मेरे हिसाब से बदतर ही होती है, कोई इससे बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि जब तक वहां पे सेटल नहीं हो जाता अफगानिस्तान में क्या उसका रूप रंग है, कैसी रूपरेखा है, कैसे, और फिर पाकिस्तान की क्या, अब मैं खासतौर पे पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट उस तरफ कैसे होता है, और उसमें एक जरूरी फैक्टर ये आ जाएगा कि पाकिस्तान को भी अभी इतना आसानी नहीं होने वाली, एक पश्तून प्रॉब्लम उठ के खड़ी होगी, उनकी टीएलपी टीडीपी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी एक बढ़ावा मिल रहा है, और एक पश्तून प्रॉब्लम जो है वो दोनों तरफ है। तो रेफ्यूजीज इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आएगा, और उसके साथ में ये टेरर की जो प्रॉब्लम दोनों तरफ है उससे भी उनको जूझना पड़ेगा। तो फिर अब देखना बाकी है कि क्या, कई बार ये हो सकता है कि जैसे वो अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर इंडियन एलओसी पे कुछ प्रेशर बनाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हमें ज्यादा कंसर्न है, और रिलेशन जो इंडिया पाकिस्तान में जो पहले भी थोड़े मुरझाए से हुए थे, अब और एक कॉज ऑफ कंसर्न बन जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर की बात करनी जरूरी है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान का असर, अफगानिस्तान में हालात, तालिबान का टेक ओवर, उसका इम्पैक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में, फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में जिसपे आपने बात की। अब कश्मीर में आप किस तरह हालात देखते हैं? सीज फायर हुआ, राहत की सांस ली लोगों ने, एलओसी के पास जो लोग रहते थे, लेकिन अंदर के हालात को आप किस तरह देख रहे हैं? हालांकि आप कॉप्स कमांडर रहे थे कश्मीर में, आपके हालात अच्छी तरह आप जानते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और हालात किस तरह है, आप बखूबी इससे वाकिफ है। ओवरऑल इस तालिबान के टेक ओवर से कश्मीर इशू को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इनके हालात को कैसे आप देखते हैं? देखिए, कश्मीर में मैं पिछले 2 सालों में, और मैं खासतौर पे 2 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रूल चल रहा है, पहले गवर्नर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया गया है, स्टेट की 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट सेंटर से जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 2 सालों में लोगों में तो और पॉलिटिकल पार्टीज में कश्मीर में जरूर एक रोष है कि आर्टिकल 370 हटा दिया, हमारी स्टेट की डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट
और ग्रास रूट एम्पावरमेंट काफी हुई है। मैं इसलिए कहता हूं कि पहली दफा 3 टियर के एक पंचायत 3 टियर पंचायत रूल चल रहा है, यानी सरपंच हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट है और डीडीसी बनी है, तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, और इनके जानिब से क्या है कि जो फाइनेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर है, वो डायरेक्टली ये लीडर जो लोकल लेवल पे लीडर हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक किस्म से लोगों की एम्पावरमेंट हुई है। हर चीज जे&के की सरकार या जम्मू और श्रीनगर से नहीं करती है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब लागू किए गए हैं। पिछले 2 सालों में प्राइवेट कंपनीज ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्लेज किया है। ऐसी स्कीमें हैं जो अभी ऑलरेडी प्लान की गई हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। जितने जो भी बिजली पानी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी 100% पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पानी के बारे में, पानी की सप्लाई तकरीबन 51% है। ये एक नेशनल एवरेज से थोड़ा ज्यादा है जो भी जे&के में अचीव कर लिया है। ऐसे कुछ एक और चीजें मैं गिनवा सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो पिछले 2 सालों में आई है, ये पहले क्यों नहीं हो पाई। पहले जे&के सरकार, जो भी पार्टी रही हो, हम पार्टी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी सरकार रही हो, वो हम लोग हमेशा अपनी लड़ाई, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी वायलेंस इसमें लगे रहे। अभी जितनी डेवलपमेंट होगी लोगों के पास पहुंचेगा, जो डेवलपमेंट पहुंचती है, जो यूथ है उनकी एस्पिरेशंस हैं ग्रोथ के लिए, उनको चाहिए जॉब, और गवर्नमेंट जॉब हमेशा नहीं, हर एक को नहीं मिल सकता। तो इसलिए अब जो प्राइवेट सेक्टर आएगा, इससे धीरे धीरे यूथ खुशहाली देखेगा। जैसे हम कहते हैं कि पिछले 20-30 सालों में जो बच्चे बड़े होके आज 30 साल के हो गए हैं, तकरीबन इस उम्र के हैं, इन्होंने हमेशा सिक्योरिटी ऑपरेशन, चेक पोस्ट और यही चीजें देखी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आने वाले समय में जब आने वाली पीढ़ी कुछ खुशहाली देखेगी, कुछ लेस वायलेंस देखिए, वायलेंस पे काफी कंट्रोल हुआ है। एलओसी पे आपने खुद कहा कि सीज फायर है, और पीछे जो इंसिडेंट जरूर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट को अपने ऑपरेट नहीं करने दे रही हैं। तो अगर खुशहाली हो, अभी देखिए मार्केट्स खुलते हैं, मैं वहां कोर कमांडर रहा हूं, बुरहान वानी के बाद आपने देखा पिछले अगले 3 या 4 महीने इंटरनेट बंद, मार्केट्स बंद, सब कुछ बंद होता था और पथराव होता था, पैलेट गन चलती थी। सर लेकिन वो एक माहौल अभी था। भी देख रहे कि आपने देखा होगा कि लास्ट जो 2 मंथ्स में हमने देखा कि पॉलिटिकल किलिंग्स काफी हुई, और इस तरीके से एनकाउंटर जो है, सिर्फ जुलाई के महीने में 12 एनकाउंटर्स में 28 मिलिटेंट्स को मारा गया। यानी कि अब जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप इसका स्ट्रेटेजिकली आप कैसे इसको देखते हैं आप, कि कहीं ना कहीं अभी भी जो पॉलिटिकली यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस है, हालात है, वो वैसे नहीं है जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ के लोग कि शायद 370 को एब्रोगेट करने के बाद देखने को मिलेंगे। हालांकि इंडिया ने ऑलरेडी जो इंटरनेशनलाइज किया 370 को एब्रोगेट करने के बाद कि नहीं, अब कश्मीर में डेवलपमेंट भी है और पीस भी है। नहीं, देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस एनकाउंटर हो रहे हैं ये टेररिस्ट वायलेंस पे हो रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सड़कों पर आम पब्लिक को इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब है, जब मैं बता रहा था आपको बुरहान वानी के बाद जो हुआ था, वो पब्लिक को सब कुछ बंद था, दुकानें बंद थी, मार्केट्स बंद थी, जो बाहर आता था उस पे पथराव होता था, वो हालात सबके लिए खराब थे। अब अगर एक गांव में जाकर जहां टेररिस्ट बैठे हुए हैं तो वो एनकाउंटर तो होंगे, ताकि वो टेररिस्ट वायलेंस ना कर पाए। आपने खुद कहा पॉलिटिकल किलिंग्स आप देखें, खास तौर से एक ही पार्टी के ज्यादा लोग टारगेट हो रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो फिर वो पॉलिटिकल किलिंग्स जो है बड़ी मोटिवेटेड है। ओके, लेकिन ये ना ही पॉलिटिकल किलिंग से और ना ही इससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस हैं, इसमें कॉमन पब्लिक एट लार्ज को नुकसान नहीं है, और वो हमें देखने को आ रहा। हाँ, एक सेंटिमेंट जो है
मैं खुद कह रहा हूं कि सेंटिमेंट को चेंज होने में टाइम लगेगा, साल लगेंगे, दशक लगेंगे, इट वोंट हैपन इन अ हरी। और लेकिन पहला कदम यह है कि हम कुछ खुशहाली और डेवलपमेंट लाएं, चाहे वो शिकारा वाला हो, चाहे वो सुमो वाला हो, चाहे वो कोई भी टूरिस्ट गाइड हो, होटल्स हो, सबको एक रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी तब नहीं होती है जब हालात इतने खराब हों कि टूरिस्ट ना आए। बावजूद कोरोना के जितने टूरिस्ट इस साल में आए हैं वो 2016 में नहीं आए थे या 2015 में नहीं आए थे, जबकि तकरीबन अच्छे हालात थे। मैं वहां 15-16 में कोर कमांडर, 2015 में। अब बावजूद कोरोना के आप सोच लीजिए, इसके बाद अगर कोरोना नहीं होता तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटिमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटिमेंट बिल्कुल ठीक हो गया, और लेकिन जब थोड़ी ग्रोथ करेक्शन डेवलपमेंट और ग्रोथ अगर होगी तो हालात बेहतर होंगे। और जैसे ही ये डिलिमिटेशन की कार्रवाई हो जाती है और पॉलिटिकल प्रोसेस हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो हालात और बेहतरी की तरफ ही बढ़ेंगे, मेरा ये मानना है। और हम उम्मीद करते हैं कि चैनो अमन फिर से आए वैली में जैसे पहले था। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम जनरल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान। नाज़रीन, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा और इसके सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर क्या असरात मुरतब होंगे, भारत की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना चैलेंज रहेगा, कश्मीर का जो इशू है इस हवाले से क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है इस अफगान के मसले के हवाले से, इस पर हमारे साथ आज ख़ास मेहमान जुड़े थे। हमारे साथ थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब, जो कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक और अहम शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।